बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने ड्राइंग रूम में बैठकर एक गलत फैसला किया और एक जाली निज़ाम हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश की गई, उन ड्राइंग रूम के मकीनों को यह बताया जा रहा है कि जनाब बहुत हो गई। इन हालात में इस निज़ाम हुकूमत के साथ, इस जाली निज़ाम के साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ना ही कोई सरमायाकारी आ रही है, ना मईशत तरक्की कर रही है। कर्जों की मईशत तले पाकिस्तान दबता जा रहा है। आप अपनी जिद और अना को छोड़िए और दो ही रास्ते हैं कि या तो आप फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनको इख्तदार हवाले कर दें। अगर ये गवारा नहीं तो फिर फिलफौर नए इंतखाबात के लिए डोल डाला जाए और नए इलेक्शन करवाए जाएं और पाकिस्तान के अवाम का फैसला तस्लीम किया जाए। इसी में सबकी बेहतरी है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझाई जा रही हैं और अगर ये समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आई तो फिर खीर जो है वो टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा और टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि अदलिया जो है वो हरकत में आ चुकी है और अब बहुत सारी चीज़ें अदलिया ठीक करेगी, क्योंकि अदलिया की खामोशी और अदलिया ने जो पसपाई इख्तियार की उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और काजी फायज ईसा साहब अब भी इस वक्त भी वो उन्हीं का खेल खेल रहे हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, उसी जाली निज़ाम हुकूमत के साथ मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। कुछ खबरें आपके साथ मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं कि जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आने वाले दिनों में अदलिया का मूड भी बड़ा मुख्तलिफ है। और अगर हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने ये बात समझ ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उन्होंने सही रास्ता इख्तियार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अदलिया जो है वो उनको कान पकड़कर सही रास्ते पर लेके आएगी और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को वापस लाएगी और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करेगी और फिर जमहूरी अंदाज में मुल्क आगे बढ़ेगा। सिचुएशन ये है कि इनको पता है, ड्राइंग रूम में बैठकर जिन्होंने ये सारा खेल खेला उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये सारा जाली निज़ाम कायम किया गया है। और जब जैसे जैसे हल्के खुलना शुरू हो गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल, क्योंकि मरहला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे ही रिट पिटीशन डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन पिटीशन और दलाइल मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई सबूत नहीं है तो वो ये साबित कर सके कि ये रिजल्ट्स जो तैयार किए गए हैं ये असली हैं। और जिस जमात को जितवाया गया, जिन जमातों को जितवाया गया, खा वो पंजाब से, खा वो सिंध से, कराची से, हैदराबाद से, बलूचिस्तान से, तो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद में ये सिलसिला शुरू हो चुका। इस्लामाबाद के कुल 3 हलके हैं कौमी असम्बली के, और तीनों कौमी असम्बली के हलकों में सिचुएशन ये आ गई है कि कल सख्त तरीन ऑर्डर पास हुआ है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने पास किया है और उन्होंने सारा कच्चा चट्ठा जो है वो मांग लिया है और सर्टिफाइड कॉपीज मांग ली हैं फॉर्म 45 की और फॉर्म 47 की भी, जिसके बाद 100% ये यकीन है कि ये तीनों के तीनों इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हलके वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। अब इसी तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट लाहौर की हदूद में भी कायम होने हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कायम होने हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तश्कील नहीं दिए जा रहे और पूरे पंजाब के लिए सिर्फ 1 या 2 जजों को तैनात किया गया है जो कि इलेक्शन पिटीशन समाप्त करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जितने ज्यादा होंगे उतनी जल्दी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा खत्म हो जाएगा और उतनी ही जल्दी फॉर्म 47 वाले फारिग हो जाएंगे और फॉर्म 45 वालों को उनका हक मिल जाएगा। इसीलिए अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट ही नहीं किए जा रहे। कल एक फैसला था
बहुत सारी दरखास्तें उधर पड़ी हैं। एक और कल आई, पीटीआई उम्मीदवार की इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की ये दरखास्त एक और आई, और लाहौर हाई कोर्ट ने उमर हाशिम खान की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। जस्टिस शाहिद करीम के पास दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस शाहिद करीम इस नौयत की और भी दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध खैबर पख्तूनख्वा में 5-5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5-5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए हैं, जबकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जाली इलेक्शन इस सूबे में हुए हैं, और वहां के लिए सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर हाशिम की दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी कि ये दरखास्त भी उन्हीं जज साहब के सामने लगा दी जाए, जस्टिस शाहिद करीम के पास, जो पहले ही ये केस सुन रहे हैं। क्योंकि पीटीआई ये चाहती है, ये मांग रही है कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनलों की तादाद बढ़ाई जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही पंजाब में, ताकि हमारी जो पेटिशंस पड़ी हैं जल्दी जल्दी उन पर फैसला हो और फॉर्म 45 वालों को वापस सीटें मिलें। लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब एक और काम हो रहा है, और वो ये है जी कि इसी तरीके से अब काजी साहब क्या कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं। काजी साहब ये कर रहे हैं कि जहां जहां लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टफ टाइम दे रहे हैं, वो काबू में नहीं है, और वो भी इसी मामले में मुख्तलिफ जजेस की अपॉइंटमेंट हो या अदरवाइज केसेस हो, उस मामले में वो हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो 6 जजेस के खत का मामला जब सो मोटो नोटिस हुआ, तो लाहौर हाई कोर्ट से भी सख्त तरीन जवाब आया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदालती उमूर में मुदाखलत कर रही है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी एक एग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरी आज़ादियां बहाल होनी चाहिए, और आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को बराबर जो है वो सियासी मैदान में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उनके जो रिमार्क्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करने की इजाज़त मांगती है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जलसा करने की इजाज़त मांगती है, तो सिंध गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही। उस पर भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के अब्बासी साहब के सख्त तरीन रिमार्क्स आ चुके हैं। अब हो ये रहा है कि काजी फायद ईसा साहब से कहा गया है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उठाएं वहां से, और उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ले आएं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, ताकि हमें सिंध हाई कोर्ट में अपना चीफ जस्टिस लाइक माइंडेड चीफ जस्टिस मिल जाए, और लाहौर में भी लाइक माइंडेड चीफ जस्टिस मिल जाए। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है, 3 सीटें खाली हैं, और 3 सीटों के लिए लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 6 जजेस में खातून जस्टिस नीलम आलम भी मौजूद हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, और जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख, और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस नेमतुल्ला पलपोटो के नाम आ गए हैं, और अब इन नामों पर गौर किया जाएगा। और ज्यादा चांसेस ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वहां पे जो मज़ाहमत हो रही है, इन मज़ाहमत कार जजों को वहां से हटा के उनको सुप्रीम कोर्ट में ला के बिठा दिया जाए, ताकि उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स ना हो। हाई कोर्ट में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो नीचे आखिरी नंबरों पे आके आराम से अपना काम करेंगे। अब ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आमिर फारूक साहब हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में से वो हैं आमिर फारूक साहब। आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रायोरिटी है कि सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब हैं, उनको लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको नहीं लाया जा रहा।
اس لیے کہ اگر ان کو جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے کر گئے تو نیچے جسٹس محسن قیانی صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے، لہذا ان کو نہیں بنانا، جیسے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو نہیں بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بلانا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لانا ہے، کیونکہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور وہ لائک مائنڈڈ نہیں ہے قاضی صاحب کے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو قاضی صاحب کھیل رہے ہیں اور مسلسل کھیل رہے ہیں۔ اب ایک اور بھی لے لیں، کیونکہ یہ سارا کھیل ہو رہا ہے عدلیہ میں آنا ہے اور عدلیہ سے ہی جو ہے امید کی کرنیں پھوٹنی ہیں۔ تو ایک لاہور ہائی کورٹ پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP 137 ننکانہ صاحب کا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد کی جیت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ نے، اور جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی سیکشن 95 کی شق 6 کا استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت رانا ارشد کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹس اور جیت کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتی ہے، اور فیصلے کے مطابق ریٹرننگ افسر دوبارہ ووٹوں کی گنتی سے انکار کر چکا تھا اور ریٹرننگ افسر فارم 47 جاری کر کے فارم 49 کے لیے سفارشات بھیج چکا تھا، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن الیکشن سیکشن 95 کی شق 6 کا استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 9 اپریل کو جاری نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایک وکٹ کل گر چکی ہے، اور یہی وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن ٹریبیونل نہیں بنا رہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل بنائیں گے زیادہ سے زیادہ پیٹیشنز الیکشن پیٹیشنز آئیں گی، ان کو سنا جائے گا اور 2-3 ہفتے کے اندر اندر سارے کیس نمٹ جائیں گے اور فارم 45 والے موسٹلی واپس آ جائیں گے اور فارم 47 والوں کو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ایک اہم ترین جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اس وقت مختلف عدالتوں میں، اور اسی لیے قاضی صاحب جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ بدستور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حکمراں جماعت نون لیگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسلام آباد میں جلسے کی دوبارہ درخواست دے دی ہے۔ درخواست جو ہے وہ فوکل پرسن تحریک تحفظ آئین اخوند زادہ یوسف زئی اور تحریک انصاف کے ریجنل صدر عامر مغل کی طرف سے دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ 8 جون بروز ہفتہ شام کے وقت F9 پارک میں ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مارچ میں جلسے کی اجازت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور اس جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور خطاب کریں گے، بیرسٹر گوہر خان، عمر ایوب، عامر مغل، شعیب شہین، علی بخاری اور دیگر بھی خطاب کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس ہیں۔ قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے گل کھلاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔